चलिए बेटा, so now we will start exercise 7.4, that is the last exercise of this topic in which we are going to learn that how to solve LPP. LPP सीखेंगे सॉल्व करना इसके अंदर। इसके पहले एक्सरसाइज के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था, कैसे फॉर्मुलेट किया जाता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को, और उससे पहले हम लोगों ने लीनियर इनइक्वेशंस को सॉल्व करना देखा था। तो अभी ये जो क्वेश्चन है, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, मोस्टली फॉर 3 और 4 मार्क्स। ठीक है, तो ये आपको सीधा सीधा एलपीपी दे रखा है, बस आपको सॉल्व करके उनको एक्स और वाई की वैल्यू बता देनी है, जो इसको इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करेगी, इस इक्वेशन को मैक्सिमाइज करेगी कंसिडरिंग दीज रेस्ट्रिक्शंस, दीज कंडीशंस। ठीक है ना। तो हम लोगों ने पिछले एक्सरसाइज के अंदर ये फॉर्मुलेट किया था। अब मान लो कि ये जो भी आपके सामने प्रॉब्लम लिखा हुआ है वो किसी ना किसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर इसको फॉर्मुलेट किया गया है। तो हम लोगों ने जितने भी प्रॉब्लम्स इसके पहले फॉर्मुलेट किए, आप उन सबका भी सोल्यूशन निकाल सकते हो। मतलब उन जो भी मैन्युफैक्चरर थे उनको आप सही आंसर बता सकते हो कि आपको कौन सी चीज़ कितनी प्रोडक्शन में लानी चाहिए। ठीक है ना। तो अभी सीधा सीधा क्या करते हैं इसका। अच्छा, क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द गिवन एलपीपी बाय ग्राफिकल मेथड। तो हम लोग सीधा इसको सॉल्व करेंगे और फिर इसके अंदर जो जो चीज़ें आने वाली है वो सारी की सारी मैं सोल्यूशन के अंदर आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अभी देखिए क्वेश्चन क्या है। दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड दीज आर द रेस्ट्रिक्शंस। सो इन रेस्ट्रिक्शंस के अंदर ये कंस्टेंट्स है, ठीक है, और ये नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन से नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स है। तो इसके ये कंस्टेंट्स हमेशा हर एग्जाम्पल में रहेंगे, और ये हमें बताते हैं कि आपका सोल्यूशन जो रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा, क्योंकि इसका मतलब ही वही होता है। ठीक है, अब इनको सॉल्व कैसे करना होता है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस एलपीपी को सॉल्व करने का मतलब क्या है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें ये जो दिया हुआ है z इज इक्वल टू दिस, तो इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहा जाता है। बेसिकली अगर आप फंक्शन का डेफिनेशन देखेंगे तो इनपुट आउटपुट वाला काम होता है। तो अगर आप z इज इक्वल टू इसके पास देखेंगे तो ये आपका फंक्शन है जिसके अंदर आपको x और y की अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग आउटपुट मिलने वाले हैं। बट आप इंटरेस्टेड हो कि वो x और y की बहुत अलग अलग वैल्यू हो सकती है, उसके अंदर के आपको उन वैल्यूज में से ऐसी वैल्यूज चाहिए जो इन कंसिडरेशन को ध्यान में रखते हुए निकाली गई हो, और उन सभी वैल्यूज में से ऐसी वैल्यू आपको बतानी कि जो इस फंक्शन को मैक्सिमम वैल्यू देगा। ठीक है, तो ये मोटिव है हमारा, जो हमें सॉल्यूशन निकालना है उसका। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते समय करना क्या है, ये जो इनइक्वालिटीज आपको दिख रही है इन्हीं को हमें सॉल्व करना है ग्राफिकली, और वो हमें अच्छी तरीके से पता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो काम करना है, जो ग्राफ वगैरह निकालना है, इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है, तो वो हमने फर्स्ट एंड सेकंड एक्सरसाइज के अंदर देखा है, बस वही चीज आपको रिपीट करनी है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इनइक्वेशन अगर आप देखेंगे तो दैट इज एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 4। तो दैट इज आप इसको लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले आपको पता है कि आप इन इक्वेशन को इक्वेलिटी में लिखते हो। ठीक है, फिर y इज लेस देन और इक्वल टू 6 है, दैट इज आपको निकालनी है y इज इक्वल टू 6 वाली लाइन। फिर आपको दिया है x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 6, तो आप लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। फिर इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 0 एंड पुट x इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या मिल रहा है, 6। तो 6,0 एक पॉइंट हो गया जिसमें से ये लाइन पास होती है, ये वाली लाइन। फिर x इज इक्वल टू 0 रखा तो y का वैल्यू मिलेगा 6। तो 0,6 ये दूसरा पॉइंट है जिसमें से ये लाइन पास होने वाली है। ठीक है, और जो बाकी की बची दो कंडीशन है, दैट इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 0, एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज y इज इक्वल टू 0। तो ये आपको 1 2 3 4 5 लाइंस आपको ड्रॉ करनी है ग्राफिकली। ठीक है, उनका ग्राफ निकालना है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अभी आगे। सो मेरे पास क्या है, x इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो 4 y कोऑर्डिनेट 6 है, फिर यहाँ पर 6 है। ठीक है, तो क्या कर देते, देखो अब आपको ये ग्राफ पेपर के ऊपर निकालना होता है। तो आप लोगों ने हैंडल किया हुआ है इसके पहले भी ग्राफ पेपर, तो आपको बखूबी पता है कि कैसे ये लाइंस ग्राफ पेपर के ऊपर निकाली जाती है। मैं यहाँ पर एक्यूरेट फिगर नहीं निकालूंगा, लेकिन आपको वहाँ पर एक्यूरेट निकालनी है बाय डिफाइनिंग पर्टिकुलर यूनिट्स। ग्राफ पेपर के राइट हैंड साइड में आप यूनिट्स डिफाइन करते हो। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, देखो यहाँ पर नंबर्स बहुत छोटे, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जो वैल्यूज ले रहे हैं वो काफी छोटी है, तो आप आराम से वन यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर आप लिख सकते हो, या फिर उल्टा 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 1 यूनिट को। ठीक है, 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस, दोनों भी एक्सिस के ऊपर, ऑन बोथ एक्सिस। तो ये आपका स्केल हो चुका है, ये राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ आएगा आपके ग्राफ पेपर के अंदर।
फिर आप ग्राफ निकाल रहे हो तो इस तरीके से हम नहीं लिखते, हमारा जनरल ग्राफ निकालने का तरीका क्या होता है कि लेफ्ट से आप 2 लाइंस लेफ्ट कर देते हो, छोड़ देते हो, राइट से सॉरी बॉटम से आप 2 लाइंस ऊपर लेते हो और फिर इस प्रकार से आप एक्स एंड वाई एक्सिस को ड्रॉ करते हो। ठीक है, तो ये हमारा एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के ऊपर आपके पास क्या है, 4 है आपको चाहिए और 6 भी चाहिए। तो हम एक अंदाजन 4 यहाँ पर ले लेते हैं और 6 यहाँ पर ले लेते हैं। तो ये हमारा 4 पॉइंट है, ये 6 पॉइंट है। ठीक है, फिर वाई एक्सिस के ऊपर मैक्सिमम पॉइंट आपका 6 है एंड बस 6 ही है। तो ये डिस्टेंस कितना है, अब आपको ग्राफ पेपर के ऊपर आपको स्केल पता है तो आराम से आपको वो चीज़ें आपको एग्जैक्टली ही करना है। ठीक है, प्रॉपर ग्राफ निकालेंगे आप। तो ये मेरा 6 है वाई एक्सिस के ऊपर। तो चलिए सबसे पहले ये x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या, वाई एक्सिस। तो ये आपका लाइन है दैट इज x इज इक्वल टू 0। फिर y इज इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, तो ये x एक्सिस है, y इज इक्वल टू 0। तो 2 लाइन्स तो आपने ले ली। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो इनइक्वालिटी आपको एक्सिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये एक्सिस ग्रेटर देन इक्वल टू इनइक्वालिटी से आपको लाइन कौन सी मिल रही है, x इज इक्वल टू दैट इज y एक्सिस। और ये इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या है, तो y एक्सिस का राइट हैंड साइड वाला पूरा पोर्शन। फिर y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये जो इनइक्वालिटी है ये आपको ये कौन सी लाइन रिप्रेजेंट करी, y इज इक्वल टू 0 वाली दैट इज x एक्सिस। तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या, y एक्सिस के ऊपर का पूरा पोर्शन आएगा आपका सॉल्यूशन। तो सॉरी x एक्सिस के ऊपर का पूरा, तो y एक्सिस के राइट में और x एक्सिस के ऊपर, इसका मतलब सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपका सॉल्यूशन रहेगा। अब और भी लाइंस आपको ड्रॉ करनी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले जाते हैं x इज इक्वल टू 4 की तरफ। सो x इज इक्वल टू 4 मतलब 4 में से पास होने वाली एंड y एक्सिस को पैरेलल ये लाइन है हमारी x इज इक्वल टू 4। तो लाइन के कहीं भी एंड पॉइंट पर आपको उस लाइन का इक्वेशन लिखना है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 4 हो गई। अब एक्सिस क्या, x इज लेस देन और इक्वल टू 4 है, तो x लेस देन और इक्वल टू 4, इस इनइक्वालिटी के लिए आपने जो लाइन ड्रॉ की है तो सॉल्यूशन कहाँ रहेगा। आपको पता है कि अगर आपकी लाइन ओरिजिन में से नहीं पास होती है तो ये जो लाइन है ये प्लेन को 2 हिस्से में बांट रही है, एक ओरिजिन वाला साइड, एक नॉन ओरिजिन वाला। तो आपको क्या करना है, आप एक पॉइंट लेते हो, चेक पॉइंट जिसको कहा जाता है, कि जिससे आप चेक करते हो कि आपकी ये इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन कहाँ पर रहेगा, ये वाली पार्ट रहेगा या फिर ये वाला पार्ट। तो आप क्या करते हो, x इज लेस देन इक्वल 0, तो x की जगह पर देखो, अब ये लाइन ओरिजिन में से नहीं पास हो रही तो आपका एक साइड है जिसके अंदर ओरिजिन वाला पॉइंट आ रहा है। तो अगर इस पॉइंट के ओरिजिन के पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई कर लेते हैं तो इस साइड के सारे पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। तो इस लाइन के लेफ्ट वाला पोर्शन रहेगा इस लाइन का, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन। मतलब इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन, सिर्फ इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन ये पूरा का पूरा लेफ्ट वाला पार्ट रहेगा अगर ओरिजिन सेटिस्फाई करता है, और अगर ओरिजिन नहीं सेटिस्फाई करता है तो फिर बचा हुआ पार्ट उसका सॉल्यूशन रहेगा। तो ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, ओरिजिन का अगर इसके अंदर रखूँ तो x की जगह 0 रखूंगा, तो क्या 0 लेस देन और इक्वल टू 4 है, तो 0 लेस देन 4 है, इक्वल टू तो नहीं लेकिन लेस देन 4 है। मतलब ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रहेगा इसके लेफ्ट में। लेकिन लेफ्ट में पूरा है, लेकिन क्योंकि ये भी कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है, तो इसके लेफ्ट में, इसके राइट में और इसके ऊपर, मतलब इस लाइन का, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन लेफ्ट में है लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, चलिए फिर y इज इक्वल टू 6 मतलब लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस, तो ये लाइन है आपकी y इज इक्वल टू 6। अब यहां पर देखते हैं, यहां पर भी इस लाइन ने प्लेन के 2 पार्ट्स किए, एक ऊपर वाला और एक ओरिजिन वाला, एक ओरिजिन वाला साइड और एक नॉन ओरिजिन साइड। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स यहां पर रखेंगे, तो y कोऑर्डिनेट 0 इसको रखा तो 0 इज लेस देन 6 मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब इस ये लाइन जिस इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रही है उसके नीचे का पार्ट पूरा सॉल्यूशन रहेगा, लेकिन इधर वाला नहीं ले सकते क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा सॉल्यूशन है। तो 1, 2, 3 और 4 इनइक्वालिटीज को कंसिडरेशन में देखेंगे तो आपका सॉल्यूशन ये पूरा रेक्टेंगल बन रहा है इतना। लेकिन अभी भी हमारे पास एक इनइक्वालिटी बाकी है, उसकी भी लाइन निकाल लेते, फिर हमें फाइनल पोर्शन मिल जाएगा कि इसकी मतलब ये सभी रेस्ट्रिक्शंस को जो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो अभी x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 6 ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाइन इस इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करती है। तो इस लाइन को हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो 6,0 एंड 0,6 में से पास होती है, तो ये रही हमारी लाइन। ठीक है, इसके कहीं पर भी एंड पर आप ये लिख सकते हो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन है इस लाइन का। तो ये सभी लिखना है बेटा प्रॉपरली, तभी जाके आपको मार्क्स मिलेंगे। अब बात करते हैं इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन की। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये लाइन खींचने के बाद इस लाइन ने प्लेन को 2 हिस्से में तोड़ा है। अब बाकी की लाइंस की फिक्र नहीं करनी है, अभी सिर्फ इस लाइन के बारे में सोचेंगे हम लोग। तो इस लाइन का उधर वाला पार्ट सॉल्यूशन है या नीचे वाला पार्ट सॉल्यूशन है, तो ये एक ओरिजिन साइड एक नॉन ओरिजिन, तो ओरिजिन को इसके अंदर रखते हैं 0,0, 0 प्लस 0 मिल गया, 0 इज लेस देन 6 मतलब ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है।
तो इस लाइन के नीचे वाला पार्ट सोल्यूशन रहेगा, लेकिन सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं ले सकते। तो आप देखिए सोल्यूशन क्या बन रहा है आपका, एक्स एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के राइट में, इस एक्सिस के बिलो, इस एक्सिस के लेफ्ट में और इस एक्सिस के बिलो। मतलब इन सभी इनइक्वालिटीज का कॉमन पोर्शन क्या है, कॉमन पोर्शन है ये वाला जिसको मैं शेड कर रहा हूं अभी। तो आपका फिजिबल रीजन क्या बन गया, फिजिबल रीजन बन गया एक कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन बन गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉलीगॉन को नाम देंगे, इनके कॉर्नर पॉइंट्स को ओ ए बी सी। ठीक है, सो आप लोग यहां पर लिख सकते हो कि वी हैव फिजिबल रीजन, या फिर सॉल्यूशन भी कह सकते हो, फिजिबल रीजन ओ ए बी सी ओ। देखो जहां से स्टार्ट करो वहां जाके खत्म करना जरूरी है, सिर्फ ओ ए बी सी मत लिखना। ठीक है, ओ ए बी सी ओ कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, ए बी सी ओ ए भी लिख सकते हो, बी सी ओ ए बी भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमें फिजिबल रीजन मिल चुका है। तो अब हमारा मेथड क्या कहता है, ज्योग्राफिकल मेथड, जिसको कॉर्नर पॉइंट मेथड भी कहा जाता है। तो देखिए आपका जो सोल्यूशन मिल रहा है आपको, तो ये सोल्यूशन कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन मतलब पॉली मतलब मेनी, गोना मतलब साइड्स, तो पॉलीगॉन मतलब मेनी साइड्स है। और ये कॉन्वेक्स है क्योंकि इस रीजन के अंदर के कोई भी दो पॉइंट्स लो, उनको जोड़ो, वो सेगमेंट बाहर नहीं जाएगा, उसी के अंदर रहेगा। तो अब ये जो रीजन निकाला, ये बेसिकली हमें क्या बता रहा है पता है, कि इस रीजन के अंदर का आप कोई भी पॉइंट ले लो, वो सारी की सारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। मतलब आप कहीं पर भी पॉइंट ले लो, जैसे आपने मान लो आपके ग्राफ इस रीजन के अंदर यहाँ पर पॉइंट लिया, तो क्योंकि आप ग्राफ पेपर पर निकाल रहे हो, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालो, यहाँ से परपेंडिकुलर, जो भी इसके कोऑर्डिनेट मिलेंगे वो इन पांचों को पांचे सारी की सारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। तो अब हमारे पास कितने पॉइंट्स है, इनफाइनाइट पॉइंट्स है। और इन इनफाइनाइट पॉइंट्स को हम लोग इसके अंदर डाल के चेक करेंगे कि कौन से के लिए जेड का वैल्यू मैक्सिमम आ रहा है। तो ये पॉसिबल नहीं मैन्युअली करना, है ना। तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन थ्योरम क्या कहता है कि जब भी आप एलपीपी का सॉल्यूशन निकालते हो, तब आप सारी इनइक्वालिटीज को लेकर जब आप ग्राफ निकालते हो और फिजिबल रीजन ड्रॉ करते हो, तो वो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन अगर आता है, तो उस कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के आपके पास जो वर्टाइसेस है, उन वर्टाइसेस की वैल्यूज सिर्फ आप दिए गए फंक्शन को, जिसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, उसके अंदर डालिए, और उसमें से जिस भी वैल्यू के लिए आपको z मैक्सिमम मिलेगा, जो भी करने के लिए कहा है उन्होंने, अगर मैक्सिमाइज का है तो z की मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे, मिनिमाइज का है तो z की मिनिमम वैल्यू देखेंगे, तो आपको फिजिबल रीजन एक कॉन्वेक्स पॉलीगॉन मिलेगा। तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन थ्योरम कहता है कि आप उस कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के सिर्फ वर्टाइसेस जो है, उनके कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू इस z के अंदर डालिए, सभी वर्टाइसेस का, और उन वर्टाइसेस के लिए z का वैल्यू देखिए, चेक कीजिए, तो उसमें से z का वैल्यू जिस भी वर्टेक्स के लिए मैक्सिमम होगा, वो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे आपके इस एलपीपी के सॉल्यूशन। मतलब आप उनको बता सकते हैं कि x नंबर का जो भी प्रोडक्ट है वो आप इतना बनाइए, y नंबर का प्रोडक्ट इतना बनाइए, जिसको आपने y से डिनोट किया। समझ में आई बात। मेन बेसिक क्या है, ये चीज थी मेन बेसिक, क्योंकि यहां तक तो आप लोग सीख चुके थे इन इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त। तो आपको जो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन मिला है, अब यहां से आगे हमारा पार्ट स्टार्ट होता है कि हम लोग अब इन सभी के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। ठीक है, सो वी हैव कॉर्नर पॉइंट्स, सो कॉर्नर पॉइंट्स आर, ठीक है, ओ ए बी एंड सी। सो आप एक टेबल ही ड्रॉ करो, देयरफॉर यहां पर लिखेंगे आप कॉर्नर पॉइंट्स, और यहां पर लेंगे आप दूसरा कॉलम लेंगे z इज इक्वल टू 11x प्लस 8y का। ठीक है, तो आप क्या करना है, कॉर्नर पॉइंट आपका क्या है o, तो इसके कोऑर्डिनेट्स तो आपको पता है, दैट इज 0,0। फिर सेकंड पॉइंट है आपका a, इसके कोऑर्डिनेट्स भी आप आसानी से लिख सकते हो, इसका x कोऑर्डिनेट 4 है और y कोऑर्डिनेट 0 है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका b। अब b के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, देखिए ग्राफ पेपर के ऊपर आपको b का x कोऑर्डिनेट तो मिल रहा है 4, y कोऑर्डिनेट अब मेरे पास तो यहाँ पर नहीं है, अगर आपका सही तरीके से मैच होता है किसी नंबर से तो ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये सलाह दूंगा कि ये जो b पॉइंट है, कौन सी दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, देखिए उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कीजिए। तो b पॉइंट इस लाइन का और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो ये लाइन क्या है, x इज इक्वल टू 4, और ये लाइन क्या है, ये है। तो इन दो इक्वेशन को अगर मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करता हूँ, सो x प्लस वाई इजी, और इसको आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन में भी लिख सकते हो नीचे, ठीक है ना, जहां पर आप टेबल बनाओ उसके नीचे, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। आप x इज इक्वल टू 4 इसके अंदर रखेंगे तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, सो y को वैल्यू मिला 2। ठीक है, तो आपने क्या किया, b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आपने इन ये पॉइंट जिन भी दो
लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो उन दो लाइंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो x इज इक्वल टू 4 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये दो लाइंस को मैंने साइमल्टेनियसली सॉल्व किया। तो क्योंकि इस लाइन के अंदर y कोऑर्डिनेट नहीं था तो मैं सीधा सीधा सब्स्टिट्यूशन मेथड से y का वैल्यू मुझे 2 मिला, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बन गए 4,2। तो ये यहाँ पर आप लिखेंगे दैट इज 4,2। अब लास्ट आपका कोऑर्डिनेट है c, जिसके कोऑर्डिनेट है 0,6। ठीक है, तो आपने ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन थ्योरम के तहत हमने लिखा है, हमें उसका प्रूफ नहीं है, हमें बस डायरेक्टली उसका जो भी थ्योरम का स्टेटमेंट है उससे हमें सीधा नतीजा यूज करने के लिए कहा है कि जब भी फिजिबल रीजन आपको मिल जाता है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, तो उसके कॉर्नर पॉइंट्स में से ही एक होता है इसका सॉल्यूशन। ठीक है, आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि मैक्सिमम वैल्यू बीच वाले किसी पॉइंट को हो सकती है, ऐसे कभी नहीं होगा। ठीक है, आपका जो भी मैक्सिमम वैल्यू रहेगा वो कॉर्नर पॉइंट पर ही रह सकता है। ठीक है, और इसके अंदर एक और कंडीशन है, वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही ध्यान में रखो कि बीच वाले किसी भी पॉइंट को आप रैंडमली चेक करके देखो, अगर आप फाइनली सॉल्यूशन निकालते हो और फिर चलो मैं बता देता हूँ, पहले ये निकाल लेते हैं हम लोग, तभी मैं जो बात कर रहा हूँ समझ में आएगा। तो ओ का वैल्यू 0 0 रखेंगे तो जेड आपको मिलेगा 0, जेड का वैल्यू मिलेगा 0। ए का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो जेड का वैल्यू मिलेगा 45। तो फिर ये जेड नहीं भी लिखते हो तो भी चलेगा, एक के लिए लिख दिया तो भी बात काफ़ी, अगर लिखना है तो लिख भी सकते हो। सो जेड इज इक्वल टू 4,2 लिखा, तो 11 4 ज़ा 44 एंड 8 2 ज़ा 16, तो कितना मिल रहा है आपको 60, और यहाँ पर ये रखेंगे तो 54। ठीक है, तो इन चारों पॉइंट्स के लिए आपने जेड की वैल्यूज निकाली। अब आपको क्या करना है, जेड को मैक्सिमाइज करना है, तो जेड की मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी है। अगर जेड को यही क्वेश्चन के अंदर जेड को मिनिमाइज बोलते हैं तो जेड की मिनिमम वैल्यू थी 0। ठीक है ना, मतलब हम उसको बोलते हैं भैया तू प्रोडक्शन ही मत कर किसी भी चीज़ का, तो ऐसे नहीं होता। वो बेसिकली मिनिमाइजेशन वाला जो क्वेश्चन होता है ना, उसके अंदर कभी ओरिजिन आता ही नहीं है कॉर्नर पॉइंट। ठीक है, तो देखिए, तो इनमें से मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, इसकी है, तो यहाँ पर मैक्स लिख देना, या फिर नीचे भी स्टेटमेंट में लिख सकते हो। क्या लिखेंगे, देयरफॉर नीचे लिखना है कि वी हैव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड फॉर द पॉइंट बी हुज कोऑर्डिनेट्स आर 4,2 एंड देयरफॉर सॉल्यूशन, अब मेन तो लिखना पड़ेगा, सॉल्यूशन ऑफ गिवन एलपीपी इज क्या है सॉल्यूशन, तो बी के कोऑर्डिनेट्स दैट इज x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2। बेटा ध्यान रखना, ये है आपका मेन सॉल्यूशन, ये आपका मेन सॉल्यूशन है, क्योंकि ये तो बोर्ड के लिए हो गया, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तब आपको सिर्फ x और y की वैल्यू ही ऑप्शन में दिखेगी, इन सब बाकी की चीज़ों से कोई मतलब नहीं है आप। ठीक है ना, तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ आपको, तो बेसिक आपका सॉल्यूशन क्या होता है, x एंड y की वैल्यूज, तो ये वैल्यूज है वो x एंड y की, इसने इन्फिनिट पॉइंट में से। अब आपके दिमाग में अगर शक हो कि इसके अंदर का कोई पॉइंट इससे भी ज़्यादा वैल्यू दे सकता है 60 से, तो ऐसे अगर हो गया तो मिरेकल हो जाएगा, फिर आपका नाम भी आ जाएगा मैथमेटिशियन के नाम में, क्योंकि ये आपकी खोज होगी। क्योंकि पिछले वाले का फिर आप बता देंगे कि भाई तूने जो खोज की ये कॉनिक्स पॉलीगॉन थ्योरम ये गलत है, क्योंकि तेरा कहना था कि कॉर्नर पॉइंट्स पर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिलती है, ये गलत है, बीच में भी कहीं पर भी हो सकती है, लेकिन ऐसे होगा नहीं, आप चेक करके देखना, कहीं पर भी आप पॉइंट ले लो, उसका कोऑर्डिनेट जेड के अंदर डाल के देखो, आपको मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगी। सो दिस इज द पॉइंट वेयर द गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू। तो जो भी प्रॉब्लम रहा होगा तो आप उसको बता सकते हो कि आपको x जो भी प्रोडक्ट है उसके 4 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं और y जो भी प्रोडक्ट उसके 2, तभी तेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, फिर जो भी चीज़ होगी। समझ में आई बात। अभी दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, कभी कभार ये जो आपके कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स होते हैं ना, ओ के बाद ए का कॉन्जिक्यूटिव है बी, देखो हर पॉइंट के 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट होते हैं, मतलब कॉन्जिक्यूटिव कहेंगे तो पिछला और अगला होता है, तो हम तो इसको जब नाम लेते हैं पॉलीगॉन का तब हम कॉन्जिक्यूटिवली लेते हैं, या तो एंटी क्लॉकवाइज लो या फिर क्लॉकवाइज लो, या तो आप ओ ए बी सी ओ बोलेंगे या फिर ओ सी बी ए ओ बोलेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लो कि कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं कि जिसके अंदर एक ए पॉइंट जो है आपका उसके कोऑर्डिनेट्स के लिए आपके जेड का वैल्यू मैक्सिमम है, और बी पॉइंट्स के लिए भी आपके कोऑर्डिनेट्स, जब आप बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट डालेंगे उसके लिए भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम आ रहा है। तो जब 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स पर वैल्यू सेम आता है जो आपको चाहिए, मतलब मैक्सिमम या मिनिमम, तब ऐसे सिचुएशन में उस पूरी सेगमेंट को आप सोल्यूशन बोलेंगे, फिर वो ए बी पूरा सेगमेंट उसका सोल्यूशन रहेगा, मतलब उसको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस रहेंगे। ठीक है, फिर उस सेगमेंट के ऊपर का हर पॉइंट जो है वो आपको मैक्सिमम वैल्यू ही देगा उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए। ठीक है, तो वो पूरा सेगमेंट ही सॉल्यूशन रहेगा, मतलब उस एलपीपी के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहेंगे। अभी तो इस एलपीपी का एक ही सॉल्यूशन है मैक्सिमाइजेशन का, ये। ठीक है, ओके, तो ये था बेटा आपका सॉल्यूशन।
अभी मैं क्या करता हूँ, एक मिनिमाइज वाला प्रॉब्लम लेता हूँ और फिर इसके अंदर की और भी कंडीशंस वाले प्रॉब्लम्स आपको बता देता हूँ, जितनी भी पॉसिबल कंडीशंस आ सकती है। ठीक है, चलिए बेटा, अब क्वेश्चन नंबर सीधा मैंने 7th लिया है। 6th वाला क्वेश्चन भी मिनिमाइज वाला है, लेकिन उसके अंदर ज़्यादा इनइक्वलिटीज़ नहीं थी, इसलिए मैंने 7th वाला लिया है। 8th वाला भी मिनिमाइजेशन वाला है। तो बाकी बीच वाले क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर लेना, वही है जो मैं, वैसे देखा जाए तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ग्राफ के अंदर जो डिफरेंस आता है वो मुझे बताना ज़रूरी है। फिर इसके बाद में मैं मिसलेनियस के अंदर के कुछ क्वेश्चंस लूँगा जो अलग भी और भी दूसरी कंडीशन से सॉल्यूशंस की, वो भी आपको बता सकता हूँ मैं। ठीक है ना, तो वो भी आपके सामने आएगी मतलब। तो अभी देखिए हमें क्या करना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव एंड विच हैज़ टू बी मिनिमाइज्ड अंडर दिस कंडीशंस। इस कंडीशन को कंसिडरेशन में लेते हुए इसको मिनिमाइज करना है। तो सबसे पहले तो ग्राफ आएगा, तो ग्राफ कैसे निकालते हैं आपको पता है कि फर्स्ट ऑर्डर में ही ग्राफ रहने वाला है हमारा। ठीक है, सो ये हमेशा ध्यान में रखना कि इसके अंदर नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शंस रहने ही वाले हैं। तो अगर नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शंस रहने वाले हैं तो आपका एक्स एक्सिस होगा y इज इक्वल टू 0। ये क्लियरली दिमाग में रख देना है कि दिस इज y एक्सिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन x इज इक्वल टू 0 एंड x एक्सिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन y इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों भी नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शंस के ग्राफ तो x एक्सिस एंड y एक्सिस से होते हैं, लेकिन लिखना जरूरी है। ठीक है, y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर अब बात करते हैं पहले इनइक्वालिटी की। सो 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। ठीक है, तो 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 7, इस लाइन को रिप्रेजेंट करना, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना, तो हमें पता है सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं इक्वेशन के अंदर। सो 2x प्लस वाई को मैं लिखूंगा 7। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पुट y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 रखते हैं, तो x का वैल्यू हमें मिलेगा 7/2 एंड पुट x इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं x का वैल्यू 0 रखता हूँ तो y का वैल्यू मुझे मिलेगा 7। सो आपको 7/2 0 मिल रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर 0,7। तो ये 2 पॉइंट्स में से आपकी ये लाइन पास होगी, तो मैं वो लाइन निकाल लेता हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स निकाल देते हैं ताकि हमें आइडिया आ जाएगा स्केल का। ठीक है, तो फिर दूसरा इनइक्वालिटी है मेरे पास 2x प्लस 3y इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 15। इसको मैं लिखूंगा इक्वेशन में, दैट इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। सो पुट y इज इक्वल टू 0, पुट x इज इक्वल टू 0। अब y का वैल्यू 0 रखा तो आपको x का वैल्यू मिल रहा है 15/2 दैट इज 7.5। तो आपके कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं 7.5, 0। यहाँ पर 3.5 भी लिख सकते हो आप, 3.5, 0। x का वैल्यू अगर 0 रखा तो y का वैल्यू मिल रहा है 5, तो 0,5 मिल गया ये। नेक्स्ट इनइक्वालिटी हमारी, ये तो आसान है, y इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 है, मतलब y इज इक्वल टू 2। तो कोऑर्डिनेट्स देखिए, सबसे पहले x कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। तो x कोऑर्डिनेट आपके पास है 3.5 एंड 7.5। तो कहीं पर भी मान लो यहाँ पर 3.5 है और यहाँ पर है 7.5। ठीक है, आपको ग्राफ के ऊपर प्रॉपर देखना है, पहले सेंटीमीटर पर 1, दूसरे सेंटीमीटर पर 2, फिर ऐसे करते करते। ठीक है, या फिर अगर आप चाहते हो तो आप 1.5, 2.5 ऐसे कुछ भी मतलब कर सकते हो, आपको स्केल के बारे में तो पता ही। तो स्केल यहाँ पर लिखना है आपको कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ द एक्सिस। चले, फिर y एक्सिस के ऊपर आपको क्या क्या है, y एक्सिस के ऊपर आपको 5 चाहिए एंड 7 भी चाहिए। ठीक है, तो मैं सीधा सीधा देखो, जब मैं अंदाजन हम लोग ग्राफ निकालते हैं ग्राफ पेपर के ऊपर, मतलब प्लेन बोर्ड के ऊपर, तब हम लोग कैसे देखते हैं कि अगर मैं 3.5 इतना डिस्टेंस कंसिडरेशन में ले रहा हूँ तो 5 थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, मतलब यहाँ तक रहेगा 5। वैसे तो ये अंदाजन ही है, तो कहीं पर भी लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब भी मुझे किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, जैसे पिछले एग्जांपल में हमने एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें चाहिए था, तो हमने सीधा 2 लाइंस को सॉल्व किया, तो मैं अभी भी वैसे ही करने वाला हूँ। तो थोड़ा सा ग्राफ सिमिलर दिखे इसलिए मेरी कोशिश है, और कुछ नहीं। आप तो एग्जैक्ट ही निकालेंगे जब ग्राफ पेपर का यूज़ करेंगे। तो फिर उसके बाद में ये 5 ले लिया और हमें y कोऑर्डिनेट पर 7 भी चाहिए, तो 7 थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ। अब ये जितना डिस्टेंस है उसके अंदाजन थोड़ा सा कम चाहिए हमें, तो यहाँ पर 7 ले लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली लाइन, इस लाइन की बात करेंगे तो ये 3.5, 0 एंड 0,7, मतलब इसमें से और इसमें से पास होगी ये लाइन। ठीक है, तो इसके एंड में मैं उस लाइन का इक्वेशन लिखूंगा, दैट इज 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। क्यों? क्योंकि जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तब लाइन पता चलनी चाहिए कि कौन से 2 लाइन का वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है ना, तो ये हो गया इस लाइन का इक्वेशन। अब इस लाइन का, सो 7.5 और 5 में से ये लाइन जाने होगी, दैट इज ये लाइन है। ठीक है,
और नेक्स्ट जो लास्ट लाइन है दैट इज y इज इक्वल टू 2, तो 2 यहाँ पर मान लेते हैं, ये 3.5 है तो 2 को यहाँ पर ले लेते हैं, सो ये 2 है, सो y इज इक्वल टू 2 ये आपकी लाइन रहेगी, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 2 और ये लाइन है हमारी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, ठीक है। अब हमारा काम है कि हमें हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन दैट इज फिजिबल रीजन ढूंढना है, तो उसके लिए इनइक्वालिटीज की तरफ ध्यान देते हैं। अब x और y एक्सिस का तो पता है आपको, ऊपर और राइट में। अब बात करते हैं y इज इक्वल टू 2 इस इनइक्वालिटी की। तो y इज इक्वल टू 2 इस लाइन ने प्लेन के दो पार्ट किए, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला, ओरिजिन साइड वाला एक और नॉन ओरिजिन। तो ये ओरिजिन साइड है आपका, ठीक है। तो ओरिजिन का वैल्यू इसके अंदर रखेंगे 0, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये बात गलत है। मतलब इस इनइक्वालिटी, ये जो इनइक्वालिटी है इसका सोल्यूशन, इस इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करें हम इस लाइन से, तो इस लाइन के ऊपर का सोल्यूशन रहने वाला है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, इस लाइन का सिर्फ। अब क्योंकि हमें सभी इनइक्वालिटीज का मिला के इंटरसेक्शन हमारा फिजिबल रीजन होता है, तो y इज इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस के ऊपर का, y एक्सिस के राइट का, और इस y इज इक्वल टू 2 के ऊपर का, ठीक है। अब बात करते हैं इस लाइन की, पहले इस लाइन की बात करते हैं। 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, तो ये लाइन देखिए, इस लाइन ने प्लेन के दो हिस्से के, ओरिजिन नॉन ओरिजिन, ओरिजिन के अगर कोऑर्डिनेट्स इसके अंदर रखूंगा तो 0 प्लस 0 0, तो क्या 0 ग्रेटर और इक्वल है 7 से? नहीं है। मतलब इस लाइन का जब मैं सॉल्यूशन लिखूंगा तो वो इस साइड वाला नहीं रहेगा, अपोजिट साइड है, नॉन ओरिजिन साइड, तो इसका सॉल्यूशन रहेगा इधर ऊपर, ठीक है। लाइंस का सॉल्यूशन समझ में आ रहा है ना, इसका इधर, इसका इधर, इस लाइन का इधर, और y इज इक्वल टू 2 का ऊपर। अब लास्ट लाइन रहेगी दैट इज ये। अब इसमें भी ओरिजिन और नॉन ओरिजिन है, ओरिजिन साइड के कोऑर्डिनेट्स रखूंगा तो ये भी 0 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इधर वाला। मतलब सारे लाइंस के देखो, इस लाइन के ऊपर का, इस लाइन के इधर का, इस लाइन के इधर का, इन सब में कॉमन कौन सा पार्ट है? इंटरसेक्शन कॉमन, तो ये वाला पार्ट है, ये पूरा ओपन अनबाउंडेड रीजन है ये, ठीक है। तो ये भी कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होता है लेकिन अनबाउंडेड वाला होता है। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन सिर्फ बाउंडेड ही हो सकता है ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, ये अनबाउंडेड है। तो ये आप इस प्रकार से ग्राफ दिखा सकते हो, इधर पूरा अनबाउंडेड है। तो इसको हमें मिनिमाइज करना है। अगर यही क्वेश्चन मैक्सिमाइज का होता ना तो इसको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते। क्यों? क्योंकि अभी देखिए कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के अगर आप कॉर्नर पॉइंट्स लेंगे तो ये एक कॉर्नर पॉइंट आएगा, ये एक कॉर्नर पॉइंट आएगा और ये एक कॉर्नर पॉइंट आएगा, ठीक है। ये 3 कॉर्नर पॉइंट्स है मेरे पास और बाकी इधर ओपन है। तो अगर ये क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन के लिए होता तो ये तो मिनिमम पॉइंट्स है, मतलब इनकी वैल्यू तो मिनिमम रहेगी, क्योंकि जैसे आप आगे आगे बढ़ेंगे तो कोऑर्डिनेट्स बढ़ते बढ़ते जाने वाले हैं, तो ऑब्वियसली आपको z का वैल्यू मैक्सिमम मिलेगा। समझ रहे हो बात को? जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो x और y, जैसे मान लो यहाँ का कोऑर्डिनेट लिया तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना बड़ा है और y कोऑर्डिनेट, जैसे यहाँ का पॉइंट लिया, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट बहुत बड़ा है तो वहाँ पर z की वैल्यू बहुत बड़ी मिलेगी। मतलब z की वैल्यू कम कम कहाँ हो रही है? जैसे जैसे हम इधर आ रहे हैं। तो इन 3 पॉइंट्स में से कहीं ना कहीं मिनिमम वैल्यू मिलने वाली है अकॉर्डिंग टू कॉन्वेक्स पॉलीगॉन थ्योरम। मैं क्या कह रहा हूँ आप लोग समझ लो अच्छे से कि ये क्वेश्चन मिनिमाइजेशन का है, इसलिए हमें सिर्फ ये 3 ही पॉइंट्स पकड़ने पड़ेंगे। अगर ये मैक्सिमाइज का होता तो आग बंद करके हम क्या बोलते कि भैया इसको इन्फिनिट सॉल्यूशन से, मतलब इसका नहीं, इन्फिनिट नहीं, इसका सॉल्यूशन ही नहीं है। इन्फिनिट भी कैसे बोल सकते? क्योंकि आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए और हम बता ही नहीं सकते। आप आगे बढ़ते जो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलती जाएगी, है ना। तो ऐसे इसका कोई स्पेसिफिक सॉल्यूशन नहीं दिया जा सकता, है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि ये इसके अनबाउंडेड सॉल्यूशन है, इन्फिनिट है, ठीक है। लेकिन ऐसे होता नहीं, जब भी रीजन इस प्रकार का आता है अनबाउंडेड वाला तो मिनिमाइज का ही प्रॉब्लम होता है। मैक्सिमाइज के इसके अंदर आपको कॉन्वेक्स पॉलीगॉन मिलेगा, बंधा हुआ मिलेगा, ताकि आप लोग मैक्सिमम की वैल्यू निकाल सको, क्योंकि ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, इसके अंदर ये पॉसिबिलिटी कमी आती है, ठीक है। तो मिनिमाइज का था, तो अभी आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स कितने बन गए? 1 2 और 3, तो इनको नाम दे देते A B एंड C। तो अभी आपको इनके कोऑर्डिनेट्स निकालने, तो A के कोऑर्डिनेट्स तो मेरे पास है, वो क्या है 0,7। बात करते B के कोऑर्डिनेट्स की, तो B के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए इन दो लाइंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। अब इनका काम हो चुका है तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, इसका काम हो चुका है। तो हम इधर कॉर्नर पॉइंट्स लेंगे, ये है मेरे कॉर्नर पॉइंट्स और ये कॉलम रहेगा मेरे z का 8x प्लस 10y। तो मेरे पास सिर्फ 3 ही कॉर्नर पॉइंट्स है, A B एंड C। तो A का कोऑर्डिनेट तो है मेरे पास दैट इज 0,7। अब मैं B का और C का कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहता हूँ। सो सबसे पहले मैं देखूंगा कि B कौन से दो लाइंस का इंटरसेक्शन है, ये वाली और ये वाली। तो इसलिए मैंने कहा था कि लाइन के ऊपर नाम लिखो ताकि आप लोग झट से इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे।
तो लिखिए इसको 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है और ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। सो एलिमिनेशन वाला मेथड आपको पता है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। 2x चला गया, यहाँ बचा -2y, -2y बचा, यहाँ पर कितना बचेगा -8, तो y का वैल्यू मिलेगा 4। तो y का वैल्यू 4 है तो x का वैल्यू कितना रहेगा, दोनों में से कहीं पर भी एक पर डाल दो। तो अगर इस इक्वेशन में डालूंगा मैं तो मुझे 2x इज इक्वल टू 3 दैट इज x इज इक्वल टू 3/2 मिलेगा। ठीक है, y का वैल्यू 4 डाल दिया, 7 - 4 दैट इज 3, सो x का वैल्यू 3/2। तो x का वैल्यू 3/2 मिला है मुझे और y का वैल्यू है 4। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बन गए, इसके कोऑर्डिनेट्स बन गए 3/2, 4। देखो जल्दबाजी में अगर ये गलत हो गए ना तो आंसर गलत हो सकता है। दो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, मतलब यहाँ पर मिनिमम वैल्यूज दिखेगी आपको, तीनों में से कोई ना कोई एक मिनिमम आ ही जाएगा अगर कोऑर्डिनेट्स गलत भी आ जाते हैं तो, लेकिन वही हमारा आंसर होगा नहीं क्योंकि कोऑर्डिनेट आपने गलत कर दिए। तो इसका साइमल्टेनियस सॉल्यूशन लेते वक्त ध्यान से करना है। फिर सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अब सी देखो कौन से दो लाइन का, एक तो ये लाइन है दैट इज 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 15 और दूसरी ये लाइन है दैट इज y इक्वल्स टू 2। तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है तो y का वैल्यू इसके अंदर रख देता हूँ। सो 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 15, सो 2x इज इक्वल्स टू 9, सो x का वैल्यू मिल गया 4.5। सो x का वैल्यू 4.5, y का वैल्यू 2, सो 4.5, 2। अब 4.5 का मतलब क्या, 9/2 ही रखो क्योंकि ये 9/2 लिखने में कैलकुलेशंस आसानी से हो जाते हैं, ये कैलकुलेशन जब करेंगे। तो देखिए ए के कोऑर्डिनेट जब इसके अंदर रखेंगे तो z का वैल्यू आपको मिलेगा 70। अब b के कोऑर्डिनेट्स इसके अंदर रखने हैं, सो z इज इक्वल्स टू x का वैल्यू कितना है 3/2, सो 8 इंटू 3/2 प्लस 10 इंटू 4, सो 2 4 ज़ा, सो 4 3 ज़ा 12 प्लस 40, ये वैल्यू मिल रहा है 52। सो z का वैल्यू आ रहा है 52 इस पॉइंट पर। और अब z का वैल्यू निकालेंगे 8 इंटू 9/2 प्लस 10 इंटू 2, सो 2 4 ज़ा 9 4 ज़ा 36 प्लस 20, तो ये मिल रहा है 56। तो देखिए आपने तीनों कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर z के वैल्यूज निकाले। अब आपको इसको मिनिमाइज करना है तो सबसे मिनिमम वैल्यू कहाँ पर है, 52 इज द मिनिमम वैल्यू। तो आप लिखना है फिर हियर मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 52 एट b, ये कोऑर्डिनेट्स, एंड देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन एलपीपी इज x इज इक्वल टू 3/2 एंड y इज इक्वल टू 4। ठीक है, आंसर चेक कर देता हूँ एक बार। जी सही है, ठीक है। तो ये था बेटा मिनिमाइज का एक कंडीशन। अब जो मैंने आपको सेगमेंट वाला बताया था ना, वो वाला एक एग्जांपल लेता हूँ, और कई सिचुएशन ऐसी होती है कि जहाँ पर किसी एलपीपी को सोल्यूशन ही नहीं होता, वो भी मैं ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये दोनों भी केस डिस्कस करेंगे, फिर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। चलिए बेटा, मिसलेनियस एक्सरसाइज 7 जो है उसके अंदर का क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसके अंदर का थर्ड क्वेश्चन मैं डिस्कशन के लिए ले रहा हूँ। रीज़न ये है कि एक्सरसाइज के अंदर ये वाली कंडीशन का क्वेश्चन नहीं था, तो इस वाले के अंदर क्या हमें नया मिलने वाला है सीखने के लिए, जो कंडीशन मैंने बताई थी एक बार कि जहाँ पर दो कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स का मैक्सिमम वैल्यू सेम आता है, या फिर जो भी मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है वो दो पॉइंट्स पर मिलता है, तब ऐसे सिचुएशन में सिर्फ वो दो ही पॉइंट सोल्यूशन होते हैं या फिर और भी कुछ होता है, तो उन दो पॉइंट्स को जोड़ने वाली पूरी लाइन सेगमेंट ही सोल्यूशन होती है। ये चीज़ अभी हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। तो हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। ठीक है, और सब्जेक्टेड टू हमें दो इनइक्वालिटीज दे रखी है। ठीक है, तो सीधा हम लोग अभी ग्राफ निकालेंगे सबसे पहले। तो आपको पता है कि x इज इक्वल टू 0 का मतलब y एक्सिस है, एंड y इज इक्वल टू 0 का मतलब है, क्या कह रहा हूँ मैं, x इज इक्वल टू 0 का मतलब है y एक्सिस, सही है ना, मैंने उल्टा लिख दिया। x इज इक्वल टू 0 का मतलब है y एक्सिस एंड y इज इक्वल टू 0 का मतलब है x एक्सिस। तो ये दो इनइक्वालिटी तो x एक्सिस और y एक्सिस ही होती है, ये आपका ओरिजिन है। आपको मैक्सिमाइज करना है और इन दोनों का भी हम लोग लाइन निकालेंगे। सो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 10, ये आपका लाइन है, मतलब इनइक्वालिटी को आपने इक्वेशन में कन्वर्ट किया सबसे पहले तो। ठीक है, सो पुट y इज इक्वल टू 0 एंड पुट x, बेसिकली ये पुट y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0 क्या है आप लोग समझ रहे हो ना, ये बेसिकली हम लोग इसको डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में ला रहे हैं। आप चाहो तो 10 को इधर लाके डिवाइड करके भी लिख सकते हो, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 होता है ना डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, ए होता है x इंटरसेप्ट y होता है b इंटरसेप्ट, वही चीज़ हम करते हैं, बस पुट y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0।
क्योंकि जैसे हम लोग y 0 रखते हैं तो हमें x इंटरसेप्ट मिलता है, मतलब ये लाइन x एक्सिस को कहाँ पर कट करे, और जैसे हम x इक्वल टू 0 रखते हैं तो हमें y इंटरसेप्ट मिलता है, दैट इज ये लाइन y एक्सिस को कहाँ पर कट करे। और एक लाइन निकालने के लिए आपको 2 पॉइंट सफिशियंट है, ठीक है। सो y का वैल्यू 0 रख दिया तो x का वैल्यू आपको मिल गया 10/3, ठीक है। और पुट x इक्वल टू 0 तो y का वैल्यू मिल गया आपको 2। सो 10/3, 0 and 0, 2 are the 2 points. Through that 2 points our line is passing. So चलिए इसको भी लिख लेते हैं ताकि हमें कोऑर्डिनेट्स का अंदाजा आ जाएगा कि कहाँ तक कोऑर्डिनेट्स हमारे जा सकते हैं। सो दैट इज, इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे। सो y इज इक्वल टू 0 रखेंगे, x इज इक्वल टू 0 रखना है। सो x का वैल्यू 3 मिलेगा, y का वैल्यू 5 मिलेगा। सो 3, 0 एंड 0, 5। सो x कोऑर्डिनेट्स है 3 के आसपास, ये 3.3 है, ये 3 है। सो 3 यहाँ पर ले लेते हैं और 3.3 थोड़ा दूर लेते हैं ताकि समझ में आ जाएगा। और y कोऑर्डिनेट 2 एंड 5 है तो 2 यहाँ पर ले लेते हैं और 5 थोड़ा ऊपर लेते हैं, ठीक है। सो ये है हमारा 10/3 दैट इज 3.3, और ये है हमारा, सॉरी ये 3 है और ये 3.3 है, ठीक है। और ये 2 है और ये 5 है। तो चलिए अब लाइंस को ड्रॉ करते हैं। इन वाले इसको हटा देता हूँ मैं, इसका काम हो चुका है। सो मेरी सबसे पहले लाइन 3x + 5y इज लेस देन इक्वल्स टू 10, ठीक है। अरे यार मैं तो भूल ही गया क्या था ये। 3x + 5y वाली कहाँ से पास हो रही है, 10/3 से एंड 2 से, तो ये लाइन है वो, ये हमारी लाइन है 3x + 5y इज इक्वल टू 10। यही है ना, y 0 रखा तो 10/3, x 0 रखा तो 2, सही है। और दूसरी लाइन इन 2 पॉइंट्स में से आएगी। तो इसका भी इक्वेशन लिख ही देता हूँ, 5x + 3y इज इक्वल टू 15। ओके, नाउ बात करेंगे रीजन की, शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे। सो एक्स एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के राइट में, ये तो फिक्स है। अब बात करते हैं 3x + 5y। तो इस लाइन के लिए ये ओरिजिन साइड है, ये नॉन ओरिजिन, तो ओरिजिन की वैल्यू इसके अंदर रखेंगे। 0 + 0 0 एंड 0 इज लेस देन इक्वल टू 10, ये सही है, मतलब इस लाइन के नीचे वाला पार्ट सोल्यूशन है। फिर बड़ी दूसरी लाइन 5x + 3y, ये लाइन, इसकी भी ओरिजिन साइड नॉन ओरिजिन, तो ओरिजिन की वैल्यू रखी तो दैट इज इट इज ऑल्सो गोइंग टू सेटिस्फाइड। तो इस लाइन का नीचे, इस लाइन का नीचे, इसका ऊपर, इसका राइट में, मतलब ये हो गया आपका शेडेड पोर्शन। तो ये कॉन्वेक्स है, क्लोज्ड है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है लेकिन क्लोज्ड भी है, मतलब बाउंडेड है, बंधा हुआ है। तो कितने कॉर्नर पॉइंट्स है, ओरिजिन है, फिर ये पॉइंट है ए, इसको बी बोलेंगे, इसको सी बोलेंगे। सो फिजिबल रीजन बन गया आपका OABCO, ओके। सो कॉर्नर पॉइंट्स एंड उनके कोऑर्डिनेट्स, कॉर्नर पॉइंट, इसको कॉर्नर पॉइंट मेथड भी कहा जाता है बेटा। और यहाँ पर वैल्यू ऑफ z दैट इज 6x + 10y। सो ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो हमें पता ही है 0, 0। क्या ए के कोऑर्डिनेट पता है? पता है 3, 0। फिर सी के कोऑर्डिनेट भी पता है, बी के निकालने पड़ेंगे, सी के पता है दैट इज 0, 2, ठीक है। 0, 2। अब बेटा बी के कोऑर्डिनेट्स अगर आपको ग्राफ से समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। तो दोनों इक्वेशन से हमारे पास दैट इज 3x + 5y इज इक्वल टू 10 एंड 5x + 3y इज इक्वल टू 15। तो ये आपको पता है ना, स्पेशल टाइप के इक्वेशन है, दोनों वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट एक्सचेंज हो चुके हैं, तो एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट करके फिर भी सॉल्व कर सकते हो। आसान जाता है इसलिए मैं वो मेथड अप्लाई करता हूँ, अदरवाइज आप कैसे भी कर सकते हो। तो ये 15x + 15y इज इक्वल टू 25। तो कुछ फ़ायदा तो नहीं होगा इससे, चलो छोड़ो, ऐसे ही कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। सो क्या करेंगे, y का कोएफिशिएंट इक्वल कर देते हैं। सो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे 5 से करते हैं, तो नए इक्वेशन बनेंगे दैट इज 9x + 15y इज इक्वल टू 30। नीचे मिलेगा 25x + 15y इज इक्वल टू 75। और आप करेंगे सब्ट्रैक्शन, अब आएगा मज़ा। तो इसमें से बचे -16x और यहाँ पर बचे आपके पास 5 एंड 4 दैट इज 45।
तो x का वैल्यू मिला 45/16। क्या इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं? तो नहीं ला सकते शायद, रहने दो इसको ऐसे ही, ठीक है। सो 45/16 आ गया x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। सो 3x + 5y इज इक्वल टू है 10। सो 3 इंटू एक्स का वैल्यू है 45/16 + 5y इज इक्वल टू 10। सो ये यार काफ़ी लंबा जा रहा है। 5y इज इक्वल टू 10। अच्छा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ये कितना होता है यार? ये मुझे एडिशन मल्टीप्लिकेशन बड़ा गंदा लगता है। 125 + 80y इज इक्वल टू 160। ये समझ रहे हो ना? अरे भैया बहुत सारे बच्चे ये फालतू की मिस्टेक कर देते। क्या 16 को सीधा उधर ले जाके मल्टीप्लाई करते? ऐसा होता है। देखो पहले तो डिनोमिनेटर सेम कर दो भाई। ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये बहुत सिली मिस्टेक है और ये होता है। पहले तो ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। तो ये 125 है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और फिर 16 बन गया दोनों का डिनोमिनेटर, तब ले जाके इधर लेके जाओ। तो बहुत सारे बच्चे इसको 5y ही रखते हैं और फिर ये इस तरीके का काम करते हैं। तो 80y इज इक्वल टू 160 में से 125 चले गए तो 10 में से 5 गए, तो ये बचा 35। ठीक है, तो अब y का वैल्यू मिल रहा है आपको 35/80, मतलब कितना? 16। यार ये कुछ ठीक है यार, जो भी आ रहा है। तो x कोऑर्डिनेट आपका बन गया है 45/16 एंड 7/16। ठीक है, सो यहाँ पर लिखेंगे 45/16 एंड 7/16। अरे यार क्या दिक्कत होगी ये तो चलो जाने दो। तो z का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर तो 0 मिल रहा है z का वैल्यू, हमें मैक्सिमम चाहिए। फिर a का वैल्यू 3 रखेंगे, सॉरी x का वैल्यू 3 रखेंगे तो z का वैल्यू 18 मिलेगा। लास्ट का पहले निकाल लेते हैं, दैट इज 20। अब ये निकालेंगे तो z इज इक्वल टू 6x + 10y। तो x कोऑर्डिनेट कितना है हमारा? 45/16 प्लस 10 इंटू वाई कोऑर्डिनेट 7/16। अब यहाँ पर कुछ करामत मत दिखाना कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। दोनों का अच्छा खासा डिनोमिनेटर एक है, एक ही रहने दो। ये ऊपर से दिक्कत आ जाती है फिर एडिशन वगैरह की। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करो, अरे वाह, 6 5 30, 24 27, फिर ये 70 कितना हुआ? अरे यार 0 0, 7 + 7 14, 340। अब इससे डिवाइड करो। मुझे पता था कि हम लोग कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। क्या गलती कर रहे थे? अब ये देखना, इसके अंदर ही मैंने कुछ गलती करी है। एक बार इसका भी कैलकुलेशन देख लेता हूँ। 240 और ये, हाँ ये 280 है। हाँ 280 है, नहीं 270 है। अरे यार 6 5 30, 6 4 27, 270 + 70 340, ये तो सही है। तो ये भी तो 20 आना चाहिए। देखो इनके पॉइंट्स आए हैं 45/16 एंड 5/16 आया है। तो हमारा क्या गलती हो गया? मैं एक बार ये चेक कर लेता हूँ। अरे क्या हो गया? क्या आया था? x का वैल्यू 45/16, ठीक है, ये मैंने रखा। अच्छा मैंने यहाँ पर मिस्टेक की है। देखो 45 इंटू 3 का मल्टीप्लिकेशन कितना आता है? 125 लिखा है मैंने। ये आता कितना है? ये 135 आता है। यही बात कर रहा था मैं। नहीं ये नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा था, लेकिन ये ऐसी गलतियाँ होती रहती है, ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मेरे इस पे मत जाओ, मुझे कोई पेपर वेपर नहीं लिखना है, आप लोग देखो, है ना? तो ये इस तरीके का मत करो यार, रहने दो, मुझे तो बहुत फालतू लगता है ये सब, छोड़ो। तो अब चलो फिर से ये इसको कर देते हैं। तो 135 चले जाएंगे 160 में से, तो कितना बचेगा? 25। तो y इज इक्वल टू मिलेगा 25/80। तो ये बन जाएगा 5/16। अब आ गया सही। तो ये 5/16 अगर बनता है तो यहाँ पर आएंगे 50 और ये बन जाएगा 32, मतलब 20। तो ये z इज इक्वल टू 20 आ गया। तो हो क्या रहा है यहाँ पर? यहाँ पर आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए थी, तो 4 कॉर्नर पॉइंट थे और चारों में से दोनों पर वैल्यू सेम आ रही है। तो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या?
we have maximum value of z 20 at 2 points, that is x is equal at 2 points, that is a and b, sorry b and c, ठीक है. But b and c are consecutive points. कहाँ गया? b and c are consecutive points, therefore this LPP has infinite solutions. ऐसा बोल सकते हो. क्यों इन्फाइनाइट सोल्यूशन? क्योंकि इस LPP का सोल्यूशन है कंप्लीट सेगमेंट BC. ऐसा भी लिख सकते हो कि दिस LPP हैज सोल्यूशन सेट, ओके ऐसा लिखेंगे, सेगमेंट BC इज द सोल्यूशन सेट ऑफ द गिवन LPP बिकॉज ऑल द पॉइंट्स ऑन द सेगमेंट BC विल गिव यू मैक्सिमम वैल्यू 20. समझ में आई बात? तो जब भी कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू सेम आएगा तो आपको पूरा सेगमेंट एज ए सोल्यूशन लिखना है. ध्यान में रखना इस चीज को. तो ये था एक कंडीशन वाला. अभी देखना एक और क्वेश्चन कुछ ऐसे भी पूछते हैं कि जैसे यहाँ पर सिर्फ आपको सॉल्व करने के लिए बोला है, मतलब एक्स और वाई का वैल्यू निकालने के लिए. कभी कभी ऐसा भी LPP में पूछा जाता है कि फाइंड द मैक्सिमाइज दिस, सो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, सॉल्व दिस एंड ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू. तो सॉल्व दिस का मतलब क्या, एक्स और वाई, और फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू का कोई मतलब ही नहीं होता क्योंकि आपके पास ऑलरेडी मैक्सिमम वैल्यू होती है. तो बस आपको लिखना है सोल्यूशन में, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू फॉर द गिवन LPP इज 20 एंड दिस वैल्यू ऑकर्स एट द पॉइंट जो भी है, ठीक है, या फिर पूरा सेगमेंट. अब एक और बाकी है कि जहाँ पर आपको सोल्यूशन ही नहीं मिलता. क्यों? क्योंकि आपके पास कॉन्वेक्स रीजन ही फॉर्म नहीं होता. ठीक है, अब वो प्रॉब्लम कैसे है मैं आपको बताता हूँ. वो बेसिकली आपके बुक के अंदर है नहीं, मैं थोड़ा सा बाहर सा प्रॉब्लम लेता हूँ और आपको बता देता हूँ. तो चलिए बेटा, दिस इज द लास्ट केस एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक. क्वेश्चन ऐसा है कि शो दैट द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव फंक्शन हैज नो फिजिबल सोल्यूशन. ठीक है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर ना मैक्सिमाइज करने के लिए बोला है ना मिनिमाइज करने के लिए बोला है, क्योंकि ना तो ये मैक्सिमाइज हो पाएगा किसी पॉइंट पर, ना ही मिनिमाइज हो पाएगा. तो क्वेश्चन ही ऐसा है कि शो दैट द गिवन फंक्शन हैज, गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन हैज नो फिजिबल सोल्यूशन, मतलब आपको रीजन ही नहीं मिल सकता कि जिसके अंदर सोल्यूशन पॉइंट मिल सकता है आपको. ठीक है, तो ये ग्राफ से आपको समझ में आएगा, इसलिए उन्होंने यहाँ पर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज नहीं दिया है. ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम किया जा सकता है शो दैट की बगैर, क्योंकि शो दैट में तो आपको पता चल जाता है कि जैसे तैसे करके आपको ग्राफ को नो फिजिबल सॉल्यूशन में लाना है. लेकिन कई बार ऐसे भी पूछ सकते हैं कि सॉल्व, आपको कहा जा सकता है कि सॉल्व, या फिर सॉल्व का मतलब क्या होता है, फाइंड द सॉल्यूशन. तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि जब आप इसको निकालेंगे तो आपको दिखना चाहिए कि ये भैया इसको सोल्यूशन ही नहीं है. तो ये आप उनको बताएंगे फिर कि आपने इसको सॉल्व करने के लिए दिया है लेकिन हमें इसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा क्योंकि हमें फिजिबल रीजन नहीं मिल रहा है. ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया है. अब बात करेंगे ग्राफ की. तो ये तो क्लियर है, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये दो इनइक्वालिटी. अब बात करते हैं इन दो इक्वालिटी की, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू ग्रेटर दैन इक्वल टू 8. तो इसको तो क्लियर है, 8,0 एंड 0,8. ठीक है, सो 8,0 एंड 0,8 आर द 2 पॉइंट्स. नेक्स्ट है हमारे पास 3x प्लस 5y इज लेस देन इक्वल टू 15. तो इसको तो लिखेंगे 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15. तो पुट y इज इक्वल टू 0, पुट x इज इक्वल टू 0. सो y का वैल्यू 0 रखा तो x का वैल्यू 5 है, x का वैल्यू 0 रखा तो y का वैल्यू 3 है. ठीक है, तो आपको मिल रहा है 5,0 एंड 0,3. तो चलिए, x कोऑर्डिनेट मैक्सिमम है 8, 5, y कोऑर्डिनेट है 3, 8. ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट 5 एंड 8 चाहिए, तो यहाँ पर मैं 5 बोलता हूँ, इसको मैं 8 बोलता हूँ. y कोऑर्डिनेट में आपके पास है 3 एंड 5, तो यहाँ पर 3 ले लेता हूँ, यहाँ पर 5 ले लेता हूँ. ठीक है, तो इस इक्वेशन को, इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए पॉइंट जाएगा 8, अरे ओह नो 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 नो, क्या किया मैंने, 8,8, सॉरी, x कोऑर्डिनेट 5 है एंड x कोऑर्डिनेट 8 है, तो 5 एंड 8 लिया है. ओके, y कोऑर्डिनेट 3 है एंड 8 है, सो 8 ही लेना पड़ेगा, यहाँ पर लेंगे कहीं. तो इन दोनों में से पास हो रही है आपकी एक लाइन और इन दोनों में से पास हो रही है आपकी दूसरी लाइन. ठीक है, कुछ ऐसे सीन बन रहा है ये. तो ये है आपका x प्लस वाई इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 8 एंड 3x प्लस 5y इज लेस दैन इक्वल टू 50. अब आप देखिए सोल्यूशन क्या आ रहा है. पहली तो बात है कि x ग्रेटर दैन 0, y ग्रेटर दैन 0, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सोल्यूशन है. लेकिन बात करेंगे x प्लस वाई इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 8 की. तो ये जो लाइन है, ये लाइन का एक ओरिजिन साइड है, एक नॉन ओरिजिन साइड है. ये लाइन प्लेन को दो हिस्सों में बांट रही है, एक ओरिजिन साइड, एक नॉन ओरिजिन साइड.
तो ओरिजिन साइड में ओरिजिन ही हम चेक पॉइंट ले लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट चेक करेंगे इस इनइक्वालिटी में क्या इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं। तो 0 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 8। अगर x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो 0 प्लस 0 आपको मिलेगा 0, एंड 0 क्या ग्रेटर और इक्वल होता है 8 से? नहीं होता। मतलब क्या, इस लाइन के ऊपर वाला पार्ट सॉल्यूशन है, ऊपर वाला पार्ट सॉल्यूशन है। और इस लाइन का, ये लाइन है ओरिजिन नॉन ओरिजिन, ओरिजिन को रखा तो चेक हो रहा है यहां पर 0 इज लेस देन इक्वल टू 15, मतलब इस लाइन के नीचे का पार्ट लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाला, ये इसका सॉल्यूशन है। अब आप मुझे बताइए इनमें से कॉमन पार्ट कहां से ले सकते हैं जो चारों का कॉमन हो ही है ही नहीं इसके अंदर कॉमन पार्ट। देखिए जब चारों इनइक्वालिटीज को एक साथ कंसिडरेशन में लेंगे तो ये और ये पार्ट यहाँ पर कहाँ कॉर्नर पॉइंट बन रहा है, यहाँ पर रीजन ही नहीं बन रहा। तो ये इस प्रकार से होता है, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो यहाँ पर फिजिबल रीजन ही फॉर्म नहीं हो रहा। तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे कि देयर इज नो फिजिबल रीजन, दैट्स व्हाई द गिवन एलपीपी हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर एलपीपी खत्म हो जाता है और पूरा सिलेबस भी खत्म होता है हमारा 12th का। ठीक है, गुड बाय।